हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी जो जीपीएससी AEE असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की जो प्रिपरेशंस आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं जतिन सिंगला आप सबका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट पावर बाय योरपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। राइट, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एयर पोल्यूशन के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। हमने डिस्कशन किया था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। हिस्ट्रीज में मैं आपको लेकर गया था एयर पोल्यूशन की। उसमें हमने डिस्कशन ये भी किया था कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से जो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं पूरे वर्ल्ड में जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स आई हुई थी। फिर इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कौन कौन से सोर्सेज हैं, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स को। देन आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दोज एयर पोल्यूटेंट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ, ऑन द प्रॉपर्टीज। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। राइट, उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कशन किया था। अच्छा, क्वेश्चंस की बात ये है बच्चे, क्वेश्चंस हमने कुछ तो डिस्कशन वहाँ पे कर लिया था, और भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं उसके लिए भी एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके इस पैनल पे मैं वो अपलोड कर दूंगा वीडियोस, और यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप वॉच भी कर सकते हैं। एक पॉइंट और है बच्चे, मैंने 50 क्वेश्चन जो तुम्हारे GPCB का एग्जाम हुआ था उसमें 50 क्वेश्चंस के अप्रोक्स मैंने क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई है यूट्यूब के ऊपर। 4 घंटे के आसपास टाइम लगा है मेरे को। पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चंस की पूरी डिटेल एनालिसिस मैंने आपको सॉल्यूशन बनाया है। आप यूट्यूब के ऊपर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। वो वीडियो आई थिंक योरपीडिया एनवायरनमेंट के ऊपर है। आप योरपीडिया एनवायरनमेंट पे जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको वो वीडियोस दिख जाएंगी। क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस की सीरीज है वहाँ पर। राइट, और उसके बाद बच्चे मैंने आपको एयर पोल्यूशन के कुछ कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में बताया था कि हमें जब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हम कौन कौन से डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि पार्टिकुलेट मैटर की रिमूवल की कौन कौन सी मैकेनिज्म है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था। नाउ आफ्टर दैट इस एयर पोल्यूशन को के कंटेक्स्ट में कौन कौन से प्रोग्राम्स या कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन से एक्ट्स बनाए गए हैं, उसके कौन कौन सी पॉलिसीज आई हैं, तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। बट मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा कि कब ये लॉ आया था, कब ये एक्ट बना था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला लॉ बनाया गया था, और इस लॉ के अंदर क्या क्या की फीचर्स क्या थे, उसके जो जो पॉइंट्स थे वो सब हम डिस्कस करेंगे एक तरीके से। लेकिन उसके लिए मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी आपको वीडियोस मिल जाएगी माय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी का जो डिस्कशन है वो है हाइड्रोस्फीयर का। राइट, हाइड्रोस्फीयर जो है आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है अबाउट दी हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर जो रहता है उसकी अपने को पूरी डिस्कशन करनी है। उसमें मेंशन है साथ में कि जब आप हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताएंगे तो आपको साथ में सोर्सेज के बारे में पता करना है, कौन कौन से वाटर सोर्सेज हमारे पास है, सरफेस एज वेल एज द ग्राउंड वाटर। हमें पता है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वाटर के, जहाँ से हमें पानी मिलता है, जनरली हमें पानी कहाँ से मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अर्थ के ऊपर ऐसा क्या है जहाँ से आपको पानी मिलता है, जहाँ से आप पानी को डिराइव कर सकते हैं, जहाँ से आप पानी को ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर वी हैव अ रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशंस एज वेल एज द ग्राउंड वाटर ऑल्सो वी हैव। डैम्स भी हैं सर, हमने पानी को स्टोर करके रखा हुआ है। सो सम डैम्स आर रिजर्वायर्स ऑल्सो आर देयर, तो कुछ रिजर्वायर्स भी है सर, हम वहाँ से भी पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सरफेस सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ग्राउंड वाटर सोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर ग्राउंड वाटर सोर्सेज हमारे पास हैं तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, जो जो प्रॉपर्टीज है ग्राउंड वाटर की, एक्वीफर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस हाइड्रोस्फीयर टॉपिक। और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मेंशन जो सिलेबस में है बस वो छोटा सा सिलेबस में एक पार्ट मेंशन है कि आपको बस हाइड्रोस्फीयर के बारे में पता होना चाहिए, आपको सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ एस्टिमेशंस आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, जो मेंशन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि छोटे से टॉपिक में तो नहीं पूछेगा, आपको इसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे, वो हम साथ में कवर कर लेंगे उसको भी। राइट, सो अब कंटिन्यू, अब टॉपिक को स्टार्ट करता हूं बच्चे। जैसा आप देख रहे हैं आपके वीडियोस में, हाइड्रोस्फीयर ये हमारा टॉपिक है। GPSC GPCB के लिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं, और हाइड्रोस्फीयर हमारा ये टॉपिक है, इसको हमको कवर अप करना है। अब देखो, हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करें ना माय फ्रेंड, हाइड्रोस्फीयर बच्चे होता क्या है, किसको बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली, हाइड्रोस्फीयर हमें पानी की बात करनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी अर्थ के ऊपर आपको पानी कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि सर हमें पानी ओशंस में मिल रहा है, सर हमें पानी लेक्स में मिल रहा है, सर हमें पानी रिवर्स में मिल रहा है, सर हमें पानी ग्राउंड्स के अंदर मिल रहा है, और सर ग्राउंड्स में जो वाटर होता है, जहाँ पर भी हमें ग्राउंड में वाटर मिलता है उसको एक्वीफर बोलते हैं बेसिकली। तो सर ये सारे जो हमारे पास थिंग्स हैं जहाँ से हमें वाटर मिलता है, या जहाँ से हमें वाटर की अवेलेबिलिटी होती है,
दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या रहता है? हाइड्रोस्फीयर इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर्स ऑन द अर्थ सरफेस। जितना भी आपको अर्थ की सरफेस पे पानी मिलता है आप सबको इंक्लूड कर रहे हैं, और उन सबको इंक्लूड करने के बाद आप बोलते हैं दिस इज द हाइड्रोस्फीयर। अब यहां से मैं आपका एक जनरल वे में क्वेश्चन पूछूं, हमारी अर्थ का कितना पोर्शन हाइड्रोस्फीयर में कवर हो जाएगा, देन यू विल से कि सर वी नो कि हमारी अर्थ का जो 75% पोर्शन है, 3/4 पोर्शन हमारी अर्थ में क्या है, वो ओशंस होते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोस्फीयर में 3/4 पोर्शन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इतना आप एक तरीके से बोल सकते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट कनेक्ट्स विद अदर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम आल्सो लाइक द जियोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एंथ्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर में जितना भी पानी आपको अर्थ की सरफेस पे मिलता है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट बनता है। अर्थ की सरफेस के ऊपर बचे, सरफेस के ऊपर अगर हम बात करेंगे ओशंस, लेक्स, रिवर, पॉन्ड, डिप्रेशन, स्टोरेज जो आपने बनाए होंगे, डैम्स, रिजर्वायर्स वगैरह, ये सब आपको अर्थ की सरफेस पे मिलता है। बट सिर्फ यही हाइड्रोस्फीयर का पार्ट नहीं होता है, इसके नीचे पानी जो है, जैसे ग्राउंड, अर्थ की सरफेस के नीचे जो पानी है, ग्राउंड वाटर, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और जो अर्थ की सरफेस के ऊपर है बच्चे, जो एटमॉस्फेयर के अंदर आपको मॉइस्चर मिलता है, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। तो इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर में जब आप बोलेंगे माय फ्रेंड, तो हाइड्रोस्फीयर में आप क्या बोलेंगे? सर हाइड्रोस्फीयर में हम ये बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड कनेक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम लाइक जियोस्फीयर, बायोस्फीयर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बायोस्फीयर एंड एंथ्रोस्फीयर। एंथ्रोस्फीयर का मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज जो हमने की है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस है, या हमने जो एक आर्टिफिशियल सोर्स वगैरह बनाए हुए हैं, लाइक रिजर्वायर में हमने पानी को स्टोर करके रखा हुआ है, जहाँ पर भी हमने आर्टिफिशियली कुछ सोर्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप पानी को एक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दैट ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। तो पहला बेसिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है। तो हाइड्रोस्फीयर का जो मतलब है वो यही रहता है जो मैंने आपको बताया। हाइड्रोस्फीयर इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड कनेक्ट्स विद अदर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम लाइक द जियोस्फीयर। जियोस्फीयर जो आप ग्राउंड की आप बात कर सकते हैं, ग्राउंड के अंदर जियोस्फीयर, बायोस्फीयर जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, बेसिकली बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली हम बोलते हैं किसको, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये जो बायोस्फीयर होता है बच्चे, बायोस्फीयर के अंदर जब हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज दिस बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर का मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, 3 स्फीयर से मिलता है, हवा, पानी और जमीन। जहां पर भी आपको हवा, पानी और जमीन होगा मिलेगी, वहां पर आपको लाइफ देखने को मिलेगी। तो लाइफ एग्जिस्ट वहीं करती है जहां पर हवा, पानी और जमीन होगी। तो बायोस्फीयर हवा का मतलब एटमॉस्फेयर हो गया बच्चे, पानी का मतलब आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, और जमीन का मतलब आपका लिथोस्फीयर हो गया। तो हमारी अर्थ जो है दैट इज द अर्थ के अंदर अगर मैं हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, दिस इज द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। इसी पार्ट में लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब आप बोलेंगे सर एटमॉस्फेयर में तो सर अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फीयर, फिर आती है सर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर, ऐसे ऐसे करके लेयर्स आती हैं। यहां पर जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो हम सिर्फ ट्रोपोस्फीयर तक की ही बात कर रहे होते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं दिस इज द बायोस्फीयर। बात समझ आ गई आपको? तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट कनेक्ट्स विद अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम लाइक जियोस्फीयर, ग्राउंड सरफेस से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, एंथ्रोस्फीयर जो अभी मैंने बताया जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आपको मिल रहा है, राइट। सेकंड पॉइंट, हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर दैट कवर्स द अर्थ सरफेस मेकिंग अप अबाउट 71% ऑफ इट, और दिस स्क्वायर किलोमीटर एक वैल्यू है, आप वैल्यूज को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 71% जनरली एक वैल्यू, हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा है, मेकिंग अप टू अबाउट 71%, बट 71% ना बोल करके हम 75% के आसपास बोल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट 75% भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा कुछ। जहां पर आपको रिक्वायरमेंट होगी याद करने की, जो पॉइंट्स होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन आई विल टेल यू। जनरली मैंने बता दिया कि हमारी जो अर्थ का ओशंस वाला पोर्शंस रहता है, क्योंकि वो भी एक हाइड्रोस्फीयर में ही कवर किया जाता है, तो हम यहाँ पे 75% भी एक तरीके से बोल सकते हैं। इट इज अ कवरिंग ऑफ द 75%, राइट। तो हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर, ये हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एक वाटर होता है दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस को कवर करता है, मेकिंग अप अबाउट द 75% ऑफ इट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स ऑल द ओशंस। देखो इसमें क्या क्या आता है, जितने भी ओशंस है, लेक्स हैं, जितने भी रिवर्स हैं, जितना भी ग्राउंड वाटर है, सब आपका हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड हो जाता है। द हाइड्रोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स रेगुलेट द क्लाइमेट एंड अफेक्ट्स वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल लिव। यहां पर ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोस्फीयर होता है
जहां पर भी आपको पानी के सोर्स मिल रहे हैं, दिस ऑल आर द हाइड्रोस्फीयर। ये जो हाइड्रोस्फीयर है ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, या आप ये बोल सकते हैं कि जो वाटर है दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होता है। अब हमें पानी सिर्फ पीने के लिए तो नहीं चाहिए कि ओनली हमारा पर्पस जो है वाटर का वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर होता है, और भी पानी की पीने के अलावा और भी काफी सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और विदाउट वाटर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी लाइफ कैसे होगी। विदाउट द वाटर वी कैन नॉट इमेजिन। अगर आप पानी नहीं है, आप पानी के बिना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, फूड की आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा बिना पानी का। आप देख सकते हैं तो इंडस्ट्रीज में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी आप प्रोडक्शंस कर रहे हैं, आप चाहे बात करो शुगर केन इंडस्ट्रीज की बात करो, आप किसी भी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स की बात करो, किसी भी इंडस्ट्रीज की आप बात करते हैं, पेपर इंडस्ट्री की आप बात करो, पेपर जिस पे आप लिख रहे होते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज की आप बात करो, पेपर पल्प इंडस्ट्रीज की, तो इन सब में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। सो कहने का मतलब है पानी के बिना हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोचेगा कि भाई पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, ये चीज प्रोड्यूस हुई है, तो समथिंग वाटर इज ए वेरी एसेंशियल। तो पानी के बिना हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाते हैं। सो ये जो वाटर है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स, और ये हेल्प भी करता है रेगुलेट द क्लाइमेट की रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। कैसे करता है आई विल टेल यू। क्लाइमेट, और साथ में अफेक्ट करता है जहां पे प्लांट और एनिमल लिव करता है, वहां पर ये अफेक्ट भी डालता है। अगर मान लो कहीं पर आप देखते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट कम है तो वहाँ की जो लाइफ एक तरीके से अफेक्ट हो जाती है। राजस्थान वाला एरिया देखो, आप वेस्टर्न वाला पार्ट जो अपना इंडिया का है उस वाले पोर्शन में जब आप देखते हैं तो जनरली अगर वाटर की कमी है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। अब वो खैर प्रॉब्लम वाला जो इश्यूज़ है वो हमारा अलग पार्ट रहता है, वो हमने डिस्कशन नहीं करना है। जनरली हमें पता है कि अगर वाटर की डेफिशिएंसी है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी निकल कर आती है उसके रिस्पेक्ट में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेनली इंक्लूड्स द वाटर साइकिल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो जनरल पॉइंट यही था भाई हाइड्रोस्फीयर होता है क्या है, बस मैंने थोड़ा सा आपको फैमिलियर करवाया है इस हाइड्रोस्फीयर वर्ड से, दैट्स इट। इस पार्ट में ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में बस आपको मैंने फैमिलियर करवाया विद द टर्म हाइड्रोस्फीयर, कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म हाइड्रोस्फीयर, दैट ऑल रिलेटेड टू द वाटर। सेकेंड पॉइंट, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोस्फीयर, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या निकल कर आता है। मैंने अभी बताया कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, बट देयर आर द वेरियस एस्पेक्ट्स जिसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर निकल कर आएंगे जब आप देखेंगे कि जहां पर हमें इन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, पहला तो आप देख सकते हैं लिविंग सेल्स के लिए, हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट 75% ऑफ वाटर। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं, 75% उसमें वाटर ही होता है। हमारी बॉडी के अंदर आप देखेंगे, हमारी बॉडी के अंदर भी हमें 75% वाटर्स होता है, तो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, वी नो। जो भी सेल है सबको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दिस प्रोमोट्स द सेल्स नॉर्मल फंक्शनिंग। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो सेल्स की फंक्शनिंग एक तरीके से अफेक्ट हो जाती है। द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं लिविंग बींग्स के अंदर, उन सब में, उन रिएक्शंस के लिए कहीं ना कहीं वाटर की जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पे। विदाउट वाटर नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। विदाउट वाटर इफ एनी रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, कोई मेटाबॉलिज्म वगैरह अगर नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, राइट। विदाउट वाटर नो सेल कैन सर्वाइव और परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। तो कहने का मतलब है हमारी लाइफ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, वी नो दैट पॉइंट। पानी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है सबको उन सेल्स में 75% वाटर रहता है, और हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं, वट एवर वी इनटेक, जो भी हम इनटेक करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेटाबॉलिज्म होता है, उन सब में क्या रहता है, पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि जो रिएक्शंस होती है, चाहे फूड की ब्रेकिंग हो, चाहे उससे एनर्जी रिलीज की बात करो, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, अब जो भी यहाँ पर बात करेंगे, सब में कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तभी बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आप अपनी बॉडी को उतने ज़्यादा हेल्दी रख पाते हैं। अगर आप पानी नहीं पीते हैं, पानी कंज्यूम नहीं करते हैं ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो एक तरीके से कंपेयर टू अदर ग्रोथ कहीं ना कहीं लैग कर जाती है। तो इसीलिए वाटर जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है। हमें पता है कि हमारी लाइफ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया कि सेल्स की जो फंक्शनिंग होती है वो वाटर से ही रिलेटेड रहती है। सेकंड जो है, वाटर प्रोवाइड्स हैबिटेट टू फ्लोरा एंड फौना। ये जो वाटर है, जहां पर भी आप देखेंगे कि अगर किसी एरिया में वाटर नहीं है, किसी एरिया में अगर वाटर नहीं है, तो वहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना की सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। जो वहाँ पे जो वेजिटेशंस है, वहाँ के जो एनिमल्स लाइफ है, जो वेजिटेशन प्लांट्स वगैरह की अगर हम बात करें, जो पानी नहीं है, अगर मान लो उस एरिया में अब पानी आ जाता है,
सपोज दैट उस एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है। ये दो एरिया लेकर चलते हैं, एक ऐसा एरिया जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक ऐसा एरिया जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कंपेयर करने के लिए बेस लेके चलते हैं। अब ऐसा एरिया जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर आप देखेंगे वहां का फ्लोरा एंड फोना अलग है, और यहां पर जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है वहां का फ्लोरा एंड फोना अलग है। यहां पर आप देखेंगे यहां पर जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पर आप देखेंगे कि यहां का वेजिटेशन अलग है, यहां के एनिमल्स अलग मिलेंगे। यहां पर जहां वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वहां पर आप देखेंगे वहां का वेजिटेशन, प्लांट्स, वो सब अलग है कंपेरेटिवली, और वहां के एनिमल्स अलग है। तो ये जो चेंज निकल कर आता है ये भी वाटर की वजह से निकल कर आता है। बेसिकली ये जो वाटर प्रोवाइड्स हैबिटेट टू फ्लोरा एंड फौना, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर मोस्टली जो एनिमल्स वगैरह हैं वहां पर एक तरीके से रिसाइड करना शुरू कर देते हैं। हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स अ हैबिटेट फॉर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो हाइड्रोस्फीयर होता है इट प्रोवाइड्स अ हैबिटेट, अभी मैंने बताया कि वहां पर लोग रहना शुरू कर देते हैं, जहां पर वहां पर ये जो एनिमल्स वगैरह हैं वहां पर सर्वाइव करना शुरू कर देंगे, जहां पर भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट मिलेगी। क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट तो प्लांट्स को भी होती है, पानी की रिक्वायरमेंट्स एनिमल्स को भी होती है। तो जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो एरिया एक तरीके से हैबिटेट बन जाता है, एक तरीके से वो एरिया हैबिटेट हो जाता है प्लांट्स का और एनिमल्स का। Water dissolve many gases and ions including CO2, O2 and nutrients like ammonium and nitrite and the other ions. The presence of these substances is important for the existence of life in the water. क्योंकि पानी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली बताया गया है कि यहाँ पर अगर हम देखें पानी के अंदर कुछ ऐसे गैसेस डिसोल्व हो जाती है, कुछ ऐसे आयंस डिसोल्व हो जाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं हमारी लाइफ के लिए, है ना। जब हम वाटर कंज्यूम करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, पानी में ऑक्सीजन भी होती है, वी ऑल नो दैट कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो अगर एनिमल्स वगैरह पानी को कंज्यूम करें तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं उनके अंदर एंटर कर जाएगी, और जब ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी तो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। हम ज़्यादातर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उस पर डिपेंड नहीं करते, हम तो ब्रीदिंग से ही ज़्यादातर ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं। बट एक पॉइंट अगर हम समझे वाटर से रिलेटेड कि अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स में हमें पता है कि अगर रिवर्स के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है, फिशेस वगैरह की अगर बात करो, अगर आपने रिवर के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर दी है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ गई है रिवर के अंदर, तो वहां पर जो फिशेस है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये पानी जो है, पानी क्या करता है, अपने अंदर ऑक्सीजन को डिसोल्व करवा रहा है। तो ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह डिसोल्व होती है, तो यही यहाँ पे पॉइंट बताया है कि वाटर जो है इसके अंदर काफी सारी गैसेस, काफी सारे आयंस वगैरह डिसोल्व हो जाते हैं, और ये जो मिनरल्स डिसोल्व हुए हैं, ये जो गैसेस वगैरह डिसोल्व हो रही है, ये हमें रिक्वायरमेंट होती है। हमें का मतलब ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, हमें का मतलब हम पूरे एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि सभी को कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने बताया कि ये इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द लिविंग सेल। सेकंड इज दिस वाटर प्रोवाइड्स हैबिटेट टू फ्लोरा एंड फौना। थर्ड जो है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। व्हेन अर्थ वाज फर्स्ट क्रिएटेड, जो भी बिग बैंग की थ्योरी आप लगाते हैं, व्हेन वाज फर्स्टली, जब अर्थ फर्स्ट क्रिएट हुई थी, इट्स एटमॉस्फेयर वाज वेरी थिन। इसका जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही थिन था, एंड मेनली मेड अप ऑफ द हीलियम एंड हाइड्रोजन सिमिलर टू व्हाट इज फाउंड ऑन मर्करी। यानी स्टार्टिंग में जब हमारी अर्थ क्रिएट हुई थी उस टाइम पे ये जो है एविडेंस वगैरह आए हैं जो भी, तो उससे ये पता लगा कि स्टार्टिंग में जो हमारी अर्थ थी दैट वाज सिमिलर टू द मर्करी। सिमिलर किस बेसिस पे? सिमिलर इस बेसिस पे कि जो एटमॉस्फेयर मर्करी का था वही एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ का था। हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था? वाज वेरी थिन एंड इट्स मेनली मेड अप ऑफ द हीलियम एंड हाइड्रोजन। उसमें सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन थे, सिमिलर टू व्हाट इज फाउंड ऑन मर्करी। Now over the time these gases escaped into spaces। ये जितने भी गैसेज है वो स्पेस में escape हो गई है as earth cooled down। और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, gases and water vapor that formed created the atmosphere we have that today। और जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कूल होता गया, वहां पर जो गैसेज है और जो भी वाटर वेपर है जो बने थे, उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एग्जिस्टेंस में आया है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं वो भी इस वाटर के कोरस्पोंडिंग, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी अर्थ का हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस वाटर का इंपॉर्टेंस रहता है, हाइड्रोस्फीयर का इंपॉर्टेंस रहता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर के अंदर आप वेपर्स की बात क्यों ना कर रहे हो। तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर्स की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जब हम देखें तो यहाँ पर ये बोला गया कि स्टार्टिंग में हमारी जो अर्थ थी वो कहीं ना कहीं मरकरी से सिमिलर थी, बहुत ही थिन लेयर थी एटमॉस्फेयर की, और उसमें हाइड्रोजन हीलियम था। बट टाइम के रिस्पेक्ट में गैसेस का एस्केप होना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे गैसेस जो है स्पेस में एस्केप होती गई, अर्थ कूल हुई, मतलब टेम्परेचर अर्थ का कूल होता है, उसके बाद जो गैसेज है और वाटर वेपर से एक तरीके से बन जाते हैं, दैट क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर।
फिर वो एक साइकिल्स प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है जिसमें आप पढ़ते हैं कि ओशन से इवेपोरेशन हो रहा है या प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो वो सारे प्रोसेस फिर एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट बता रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट हुआ है, जो बना है, वो भी कहीं ना कहीं हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है, या आप ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल समथिंग इन सम मैनर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट जो है बच्चे वो है फुलफिल्स बेसिक ह्यूमन नीड्स। ये फुलफिल करता है बेसिक ह्यूमन नीड्स को। जैसे ह्यूमंस यूज द वाटर इन मैनी वेज, इट इज यूज मोस्टली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो वी यूज इट फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग एट होम। हमारी डोमेस्टिक पर्पस के लिए, चाहे हमें खाना बनाना हो, हमें वॉशरूम के लिए जाना हो, बाथरूम की बात करें, घर की सफाई करने के लिए, घर के आगे जो गार्डन है उसकी सफाई करनी है, घर के आगे जो रोड्स है उसकी सफाई करनी है, इन सभी जगह पे वाटर की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सभी जगह पे आप देखते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और क्योंकि आपका एक टॉपिक है आपके सिलेबस में एनवायरमेंट वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पर जो फैकल्टी है वहाँ पर आपको ये बताया होगा कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है। देयर आर वेरियस डिमांड्स ऑफ द वाटर, जो हम सिटी के अंदर बात करते हैं, तो उन सारी डिमांड को भी हम एक तरीके से कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है ना। तो एडिशनली वी यूज द वाटर टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द हाइड्रो पावर। ये सारे इसके पॉइंट्स आते हैं बच्चे, ये सारे हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर, या वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है, वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ देन इम्पैक्ट ऑन द अर्थ्स क्लाइमेट। अर्थ के क्लाइमेट पे इसका क्या इंपैक्ट होता है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वाटर इज इट्स स्पेसिफिक हीट व्हिच मींस इट्स हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली। दिस हेल्प्स कीप टेंपरेचर ऑन अर्थ स्टेबल एंड मेकिंग इट पॉसिबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। इंपैक्ट की अगर हम बात करें अर्थ के क्लाइमेट पे, इसका क्या इंपैक्ट होता है। अगर हाइड्रोस्फीयर, देखो ये जो वर्ड है स्पेसिफिक हीट का, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वाटर इज इट्स स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जनरली एक पॉइंट, एक टर्म रहता है, मैकेनिकल का वर्ड है बच्चे स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब क्या रहता है, अगर आपके पास 1 kg बॉडी है, कोई सब्सटेंस, कोई बॉडी 1 kg जिसका वेट 1 kg है, अगर मैं उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करता हूं, तो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए मुझे उस 1 kg की बॉडी को कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो जितने भी हीट मुझे इसको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट। अगर मैं इसको ज्यादा हीट दे रहा हूं, ज्यादा हीट देने के बाद तब जाके इसका टेम्परेचर 1 kg तब जाकर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करता है, तो इसका मतलब इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका 1 किलो का सब्सटेंस होना चाहिए, अगर मैं उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करता हूं और उसको मैं कम हीट दे रहा हूं, तो उसकी जो है स्पेसिफिक हीट कम हो जाएगी। तो स्पेसिफिक, ये जो वाटर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वाटर इज इट स्पेसिफिक हीट, विच मीन्स इट हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली। जब ये वाटर हीट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर दैट, अब इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है जनरली कम होती है, इतना ज्यादा भी नहीं होती है, एयर से ज्यादा होती है स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट एयर से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि एक तरीके से हमारी अर्थ को स्टेबल कर रहा होता है। दिस हेल्प्स कीप द टेम्परेचर ऑन अर्थ स्टेबल। तो टेम्परेचर को एक तरीके से स्टेबिलिटी रखता है। अगर नहीं होता, मान लो इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती, सपोज दैट स्पेसिफिक हीट कम होती है, तो जितना भी पानी आप देखते हैं, जैसे ही इस पे रेडिएशंस आई हैं, इसको हीट मिली और इसकी स्पेसिफिक हीट मान लो कम है, तो तुरंत इवेपोरेट कर जाएगा। अगर ये तुरंत इवेपोरेट कर जाएगा, सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा, तो टेम्परेचर की एक स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, है ना। तो ये जो जनरली टेम्परेचर स्टेबल कर रहा है हमारी अर्थ का, कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट भी एक तरीके से आप बता सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है। बट हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि बिल्कुल ही हम पूरे डिटेल में चले जा रहे हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही है। बस हमें एक तरीके से थोड़ा सा ओवरव्यू रख लेना है अपने माइंड के अंदर कि हाँ, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। एक एक पॉइंट भी अगर आपको समझ आ रहा है वो भी सफिशिएंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि भाई हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, आपको हाइड्रोस्फीयर समझ आया कि हम वाटर के रिलेटेड बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर मैंने बोला कि हाइड्रोस्फीयर का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर आपको थोड़ा सा लगा कि ठीक है, इन सब जगह पे पानी की रिक्वायरमेंट है या वाटर का सिग्निफिकेंस निकल कर आता है। बस इतना एक एक पॉइंट ही समझ आना चाहिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं एंटर करना है, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, थोड़ा सा वो टॉपिक को स्टार्ट करना है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हमारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाए। क्लियर है पॉइंट। नाउ एंटर कर जाते हैं हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट्स में। ये सारे कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं हाइड्रोस्फीयर के, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें आप ओशंस की बात करते हैं, जितने भी ओशंस है, जितने भी लेक्स है, रिवर्स है। अब यहाँ पर हम अलग अलग लेक्स रिवर्स को ना बोल करके हमने उसको सबको एक आप बोल सकते हैं कि क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आपको पता है ना कि हमारी अर्थ पे जितना भी पानी है सारा का सारा फ्रेश वाटर नहीं है। रिसेंटली आप न्यूज़ में देखने को सुनने को मिलेगा आपको, या देखने को भी मिलेगा कि इस एरिया में वाटर स्ट्रेस प्रॉब्लम आई हुई है, इस कंट्री के अंदर वाटर क्राइसिस आया हुआ है, या इस स्टेट के अंदर वाटर क्राइसिस आया हुआ है। दिस वाटर स्ट्रेस इज देयर, वाटर क्राइसिस इज देयर, वाटर स्कार्सिटी इज देयर। तो
ये जो टर्म्स आपको सुनने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि ठीक है, कहीं ना कहीं वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की कमी है वहां पर। पानी की कमी क्यों है? हमारी अर्थ पे इतना ज्यादा पानी है, फिर भी पानी की कमी है, और तब भी हमें ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां आ रही होगी। प्रॉब्लम यहां पर आ रही होगी, एक मैं फैक्टर लेकर चल रहा हूं, वैसे तो और भी फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर हम मान के चलते हैं कि जो ओशंस का वाटर है ना, डायरेक्टली आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि ओशंस के अंदर बहुत ज्यादा सोल्ट होते हैं। अब मैं सोल्ट की अगर बात कर रहा हूं तो बच्चे, सोल्ट का मतलब वो नहीं है जो आप घरों में नमक डालते हैं वही उसकी बात करते हैं। सोल्ट सिर्फ वही नहीं होता है, जितने भी डिसॉल्व फॉर्म के अंदर वो आयंस प्रेजेंट है वाटर के अंदर, दिस ऑल आर द कम, वो सारे के सारे उन सबको सोल्ट्स बोलते हैं। जितने भी पानी के अंदर आयंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, अब ये जितने भी आयंस है वो जो सोल्टी वाटर है, अब डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब आपको अगर उसको कंज्यूम करना है तो पहले आपको उन आयंस को रिमूव करना पड़ेगा। आयंस को रिमूव करने के लिए आपके पास प्रोसेस होते हैं, डीसैलिनेशन ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसके बाद आप रिमूव करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, तो वन ऑफ द प्रोसेस। और भी मेथड्स होते हैं, मैंने 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें बताया हुआ, उसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम के अंदर जीपीसीबी ने। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जब हम हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलते हैं कि रिवर भी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ गया, लेक्स भी हाइड्रोस्फीयर में आ गया, पॉन्ड्स भी इसके अंदर आ गया है, ओशंस भी, ये सब आते हैं, नो डाउट। बट हमने इसको फर्दर क्लासिफाई किया इस बेसिस पे कि कौन से हमारे पास सोल्टी वाटर है और कौन सा फ्रेश वाटर है, दैट्स इट। तो जितना भी सोल्टी वाटर है, चाहे आप ओशंस की बात करो, चाहे आप लेक्स की बात करो, सारी लेक्स फ्रेश नहीं होती है, कुछ लेक्स ही फ्रेश होती है, बाकी लेक्स का पानी भी आपको सोल्टी वाटर मिलेगा, आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लेक्स का वाटर, कुछ रिवर्स का वाटर भी आपको मिलेगा जो सोल्टी वाटर है। तो उन सबको हमने ओशंस में ही डाल दिया अभी समझने के लिए। तो हाइड्रोस्फीयर के अगर कंपोनेंट्स की बात करूं तो यहां पर आप बोलेंगे ओशंस है। आप ओशन को समझेंगे किस वे में? सोल्टी वाटर के रिस्पेक्ट में, राइट। तो मैं बता भी देता हूं, वैसे हमने आगे भी लिखा हुआ है, आगे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ओशंस है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा पॉइंट कि फ्रेश वाटर का जो नाम आया है वो क्यों आया होगा। तो ओशंस है, फ्रेश वाटर है, ग्लेशियल वाटर है। कुछ वाटर ग्लेशियर्स में जाके ट्रैप हो गया, आइस के फॉर्म में वहां पे लॉक हो गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक शॉकिंग न्यूज बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बड़ा बताऊंगा चीजों को। अरे एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर्स है। तो दी एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स है, ये सारे के सारे आपके 4 कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं किसके? हाइड्रोस्फीयर के, या यू कैन से द वाटर साइकिल के। आप हाइड्रोस्फीयर के भी बात कर सकते हैं। तो दे आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर, राइट। तो हाइड्रोस्फीयर कंपोनेंट्स, एनी एरिया ऑन द अर्थ दैट स्टोर्स द लिक्विड वाटर इज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अर्थ का वो एरिया जहां पर पानी स्टोर हुआ है वो सब क्या है? वो हाइड्रोस्फीयर है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही पानी स्टोर होगा, सॉलिड फॉर्म में पानी स्टोर हो सकता है। ग्लेशियल वाटर की अगर आप बात करते हैं, इट मीन्स द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेस। बहुत सारे डिफरेंट वाटर सोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। मेनली 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, राइट। बिल्कुल बच्चे, एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा चीज़ों को। इसमें कोई मैंने आपको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं बताया, इसमें अभी तक मैंने कोई आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं बताया। मैं बिल्कुल ही एक जो 9th 10th क्लास में हम पढ़ते हैं ना चीज़ों को, मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट्स क्लियर होते जाएं। मैं धीरे धीरे उस सारी चीज़ों को लेकर आऊँगा, एक टर्म्स भी पढ़ेंगे, और आप जब टर्म्स को पढ़ते जाओगे कहानी की तरह हम चीज़ें सीखते जाएंगे, अपने आप आपके माइंड में सारे डाउट्स वगैरह क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। नाउ एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं, बाद में हम कर लेंगे पूरा अच्छे से। ओशंस की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सोल्ट वाटर। मैंने पहले बताया था सोल्टी और फ्रेश वाटर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। मोस्टली जो पानी है वो सोल्ट वाटर होता है, मोस्ट ऑफ दैट इज फाउंड इन द ओशंस। और मोस्टली सोल्ट वाटर आपको ओशंस में मिलता है। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि सारा ओशंस जो है वो सोल्टी वाटर ही है। कितने सारे ओशंस हैं? आपने कुछ नाम सुने होंगे ना, लाइक इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, सदर्न ओशन है। ये सब नाम भी पढ़ लीजिएगा, कई मेरा एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो अब ये नहीं बताऊंगा कि इंडियन ओशन कौन से किसको बोलते हैं, प्रशांत महासागर किसको बोलते हैं, अरब महासागर किसको बोलते हैं, मैं ये सब नाम नहीं बता रहा हूँ। हिंदी में मतलब आप पढ़ लीजिएगा खुद ही ये सब चीज़ें। तो ये सब आपका रहता है इंडियन ओशन, ये नाम बता रहा हूँ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। ओशंस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्टली जो पानी रहता है ओशंस में, वो कैसा पानी रहता है माय फ्रेंड? सोल्टी वाटर रहता है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सोल्ट वाटर एंड मोस्ट ऑफ दैट इज फाउंड इन द ओशंस। ओशंस आर डीप एंड स्प्रेड आउट, मेकिंग देम हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। द जियोग्राफर्स रिकॉग्नाइज 5 मेन ओशंस। 5 मेन ओशंस की हम बात अगर करें तो दीज आर द 5 मेन ओशंस: इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन। ये सब जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है। बस इंपोर्टेंस क्या है कि हाँ, ओशंस नाम की एक चीज होती है, हमें सब फैमिलियर है ओशंस वर्ड से, और इन ओशंस में जो पानी होता है वो सोल्टी वाटर है। बस इतनी सी बात समझनी है। और ये सोल्टी वाटर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिसॉल्व आयंस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डिसॉल्व आयंस है, एन नंबर ऑफ डिसॉल्व आयंस मिलेंगे, और हमें वो सारे आयंस पानी में नहीं चाहिए होते हैं।
हमें सारे आयंस पानी में नहीं चाहिए होते, हमें अगर पानी को कंज्यूम करना है तो हमारे एक कोड है वो लिमिट करता है कि ये जो आयंस है इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये वाला आयंस इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, वो सब हमारा डिस्कशन रहता है, वो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड रहता है। आप पढ़ भी रहे होंगे अपने वाटर पोल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर। दूसरा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज एनी नेचुरल लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट हैज लो लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। कोई डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाना है कि सर फ्रेश वाटर की डेफिनेशन क्या होगी। फ्रेश वाटर जो हमारे लिए, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, वही हमारे लिए क्या होता है, फ्रेश वाटर रहता है। फ्रेश वाटर इज एनी नेचुरल लिक्विड और फ्रोजन वाटर, कोई भी नेचुरल लिक्विड हो या कोई फ्रोजन वाटर हो, दैट हैज लो लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। आप बोल सकते हैं जिसमें सोल्ट्स कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल जीरो है उसी को फ्रेश बोलना है, जीरो को भी फ्रेश नहीं बोलते, कुछ ना कुछ सोल्ट्स कंटेंट हमें चाहिए होता है। तो या तो आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर आप बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि जीरो सोल्ट कंटेंट होना चाहिए, दैट इज द फ्रेश वाटर। बट हम जब स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ जो भी पानी कंज्यूम कर रहे हैं, उस पानी में कुछ ना, जो जिस पानी की हमें आदत बनी पड़ी है, स्टार्टिंग से जो पानी कंज्यूम करते आ रहे हैं, उस पानी में कुछ ना कुछ आयंस होते हैं। जैसे आप हार्डनेस की बात करते हो, अगर आप पानी में से पूरी तरह से हार्डनेस को रिमूव कर देते हो, जीरो कर देते हो, आप वो पानी पी भी नहीं पाओगे, क्योंकि कोई आयंस ही नहीं है उसके अंदर। क्योंकि आप स्टार्टिंग से जो पानी पीते आ रहे हैं, बचपन से जो आप पानी पीते आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं और उस आयंस की हमें आदत हो गई है, हमारी बॉडी को उसकी आदत हो गई है। तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं फ्रेश वाटर कि उसमें कुछ अमाउंट का सोर्स तो प्रेजेंट रहता है। अब इस सोर्स, कौन से सोर्स की बात हो रही है वो अभी बात डिस्कशन नहीं करना है, बस हमें ये समझ रहे हैं फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं और सोल्टी वाटर की बात करते हैं, तो सोल्टी वाटर में एक्सेस नंबर ऑफ सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बट फ्रेश वाटर में वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, जो और लिमिटेड भी कितने हैं, जो हमारा कोड अलाउ करता है कि इतनी होनी चाहिए, तो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही सोल्ट्स रहते हैं। दीज आर द फ्रेश वाटर, वेरी लो लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स बोल दो। इट डजंट इंक्लूड द सी वाटर और ब्रैकिश वाटर। इसमें कोई सी वाटर नहीं होता, इसमें कोई ब्रैकिश वाटर नहीं होता। बच्चे, ब्रैकिश वाटर क्या रहता है, जिसमें क्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है। द एक्सेस ऑफ क्लोराइड वाटर इज नोन एज द ब्रैकिश वाटर। याद रखिएगा टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द एक्सेस ऑफ क्लोराइड वाटर को हम क्या बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। एक्सेस ऑफ क्लोराइड वाटर, जिसमें क्लोराइड कंटेंट क्या ज्यादा होता है, क्लोराइड कंटेंट जिसके अंदर ज्यादा होता है। ये आपके पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूं बच्चे, ये आप साथ साथ लिखते जाइएगा, ये साथ साथ लिखना, ये पीडीएफ में नहीं है। तो ब्रैकिश वाटर किसको बोलेंगे, कई बार एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर आप बोलेंगे जिस पानी में क्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है, जिस वाटर के अंदर क्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है, उसको क्या बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। द एक्सेस क्लोराइड वाटर इज टर्म्ड एज द ब्रैकिश वाटर। क्लियर पॉइंट नाउ, बट इट डज नॉट इंक्लूड सी वाटर और ब्रैकिश वाटर, बट इट डज इंक्लूड, और इसमें इंक्लूड क्या होता है, मिनरल रिच वाटर, लाइक ये नाम है, आप ये नाम देख लीजिएगा। तो ये कुछ है इसके अंदर जो लाइक चैली बीट स्प्रिंग्स बोला हुआ है, नाम याद करने की जरूरत नहीं, कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है फ्रेश वाटर के अंदर, राइट। फ्रेश वाटर इज मच रेयर देन सोल्ट वाटर एंड कैन बी फाउंड इन प्लेसेस लाइक लेक, रिवर एंड स्ट्रीम्स, बट सब जगह फ्रेश वाटर नहीं है। ये मत समझिएगा कि पूरी यमुना रिवर फ्रेश है, पूरी गंगा रिवर फ्रेश है, कृष्णा रिवर का जो भी है, जो भी गंगा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, नर्मदा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो सारी की सारी फ्रेश नहीं है, राइट। तो अभी बस लिखा है कि यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है, पहले लिख दिया कि मच रेयर, बहुत ही रेयर केस में आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलता है देन द सोल्ट वाटर। सोल्ट वाटर तो आपको कहीं पर भी देखो सोल्ट वाटर मिलेगा, सोल्ट कंटेंट इसके अंदर होगा, वो पानी जिसमें सोल्ट कंटेंट मिलेगा दैट इज अ सोल्टी वाटर। वो पानी जिसके अंदर सोल्ट कंटेंट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ही लो लेवल में सोल्ट कंटेंट है, दैट इज द फ्रेश वाटर। और अगर आप सारे वाटर का एक टेस्ट करते हैं, जितनी जगह से भी आपको पानी मिलता है, तो आप देखेंगे कि सभी जगह आपको सोल्ट कंटेंट मिल रहा है, यानी फिर आप क्या आंसर दे देंगे कि सारे के सारे वाटर के जो सोर्सेज है, ऑल आर द सोल्टी वाटर सोर्स, सबके सब सोल्टी वाटर सोर्स आपके पास है। बट अगर हम बात करें लेक्स, रिवर्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सारी की सारी लेक्स जितनी भी हैं, सारी की सारी लेक्स सोल्टी वाटर नहीं होती। कुछ ही लेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट, कुछ ही लेक्स ऐसी होती है जो फ्रेश होती है, बट कुछ लेक्स ऐसी भी होती है जिसमें सोल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सारी रिवर्स की अगर आप बात करोगे, कुछ जगह आप देखेंगे कि रिवर है कुछ ऐसी हैं जिसमें पानी थोड़ा सा फ्रेश है, बट काफ़ी जगह आपको सोल्टी भी देखने को मिलता है। तो हम रिलेटिवली इस चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा है ग्लेशियल वाटर। ग्लेशियल वाटर इज द वाटर दैट इज वाटर कम्स आउट फ्रॉम द मेल्टिंग ग्लेशियर्स। जो मेल्ट होने के बाद जो हमें पानी मिलता है उसको नाम दे दिया हमने ग्लेशियल वाटर। ग्लेशियर्स जनरली फ्रेश रहते हैं। इट यूजुअली फॉर्म्स एट द बॉटम of the glacier but can also appear on inside or under the glaciers. As the earth's temperature rises, glaciers melting faster, which increases the amount of the fresh water flowing into the glacier lakes. अभी मैंने बताया ग्लेशियर्स का जो पानी रहता है वो फ्रेश रहता है, हम इसको फ्रेश वाटर के अंदर कंसीडर
कर सकते हैं, नो डाउट ग्लेशियल वाटर इज ऑल्सो द फ्रेश वाटर, कर सकते हैं आप इसके अंदर भी कि ग्लेशियल वाटर भी सर एक तरीके का फ्रेश वाटर ही होता है, नो डाउट आप कर सकते हैं। बट एक अलग से अगर हम हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट्स की बात करें, क्योंकि फ्रोजन फॉर्म में रहता है, फिर जब ये मेल्ट होगा, मेल्ट के बाद ही हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं। चीज़ों को समझने के लिए इसलिए इसको अलग से बताया है, बट ऐसा नहीं, देखो लिखा भी है ना लास्ट में पॉइंट कि एज द अर्थ टेम्परेचर राइजेस ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर विच इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। जितने ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो इन्हें फ्रेश वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। अब ये से समझ लीजिएगा, फ्लोइंग इनटू द ग्लेशियर लेक्स। नेक्स्ट जो है बच्चे एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट वो है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। अंडर द नॉर्मल कंडीशंस वाटर वेपर इज मेड बाय इवेपोरेशन एंड रिमूव्ड बाय द कंडेंसेशन। जब इवेपोरेशन होगा, अभी मैं आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी वहां से भी। जब इवेपोरेशन होगा वाटर बॉडी से तो वेपर्स फ्लो करेंगे, फिर ऊपर जाके बादल बनेंगे, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, फिर क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा। लेट अस सपोज कि रेनफॉल अगर हुआ तो हमें पानी मिल रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन वाटर वेपर इज मेड बाय इवेपोरेशन। तो ये वाटर वेपर जो हमारी एटमॉस्फेयर में पानी आया है वो कहाँ से आया है, तो पहला तो ये बताया कि भाई इस तरीके से पानी आया है इवेपोरेशन से, फिर बाद में वो रिमूव भी हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ये हम डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। इट इज लाइटर देन द मॉइस्ट एयर एंड क्रिएट्स कन्वेक्शन अकरेंट्स दैट फॉर्म्स द क्लाउड्स। ना वाटर जो एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली टू फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है। एक सरफेस वाटर की बात करते हैं और एक हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं। दो फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है। हम जनरली हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसको कंसीडर करते हैं, नो डाउट। बट क्योंकि हाइड्रोस्फीयर में जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं फॉल होता है। जब इवेपोरेशन हुआ, वेपर्स बने, ऊपर जाके बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद जब बारिश होगी और बारिश का पानी जब सरफेस पाएंगे, हम उस पानी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई ये जो पानी है हम इसी को अपने सोर्स मानते हैं। बट जब हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं कि पानी कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो पानी की अवेलेबिलिटी तो वहां पर भी है, हम नॉट आप वहां पर इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली। आप जब वो बारिश होगी तभी तो आप उसको यूज कर पाएंगे। बट अगर आपसे पूछेगा कि यूजेबल वाटर कहां कहां पर है, देन यू विल से कि सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, दिस इज द यूजेबल वाटर जो हम यूज कर सकते हैं। बट हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट में ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, एटमॉस्फेरिक वाला, ये आपका कंपोनेंट बनेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपोनेंट की अगर हम बात करें दिस इज ऑल्सो कंपोनेंट, बट यूजेबल की अगर हम बात करेंगे तो यूजेबल का प्रोस्पेक्टिव तो अलग हो जाएगा जहां से आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दो हमारे पास सोर्स रहते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। टू फॉर्म्स का मतलब ऐसा नहीं है कि लिक्विड और सॉलिड है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वाटर बेसिकली एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स का मतलब यहां पे बस ये बोला गया कि एक तो जो सरफेस पे मिलेगा, एक सरफेस के नीचे मिलेगा। ये इस बेसिस पे बताया बस। सरफेस वाटर जो है, सरफेस पे जो आपको मिलता है, रिवर स्ट्रीम जो है जहां पर भी आपको मिलता है, ओशंस में जो भी फ्रेश वाटर वगैरह मिलता है, और ग्राउंड वाटर जो सीप कर जाता है, ग्राउंड वाटर हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कशन होगा। तो सरफेस पे भी पानी मिलेगा, ग्राउंड के अंदर भी आप देखते हैं ना ग्राउंड वाटर है। और हमने ट्यूबवेल्स बनाए हैं, पंप एग्रीकल्चर एरिया में ट्यूबवेल लगाया हुआ है, और पूरे एग्रीकल्चरल एरिया के अंदर उस ट्यूबवेल से पानी को फ्लो करवा जा रहे हैं। एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो नीचे से पानी कहाँ से आ रहा है, नीचे पानी स्टोर है ना ग्राउंड के अंदर, तो ग्राउंड के अंदर पानी स्टोर है, तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं उस पानी को बेसिकली। तो वो जो पानी है वो ग्राउंड वाटर की ही बात कर रहे हैं। और पानी जो ग्राउंड के नीचे स्टोर होता है, जहां पर भी पानी स्टोर होता है, जहां से हम पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस फॉर्मेशन को एक्वीफर्स बोलते हैं। एक्वीफर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिस्कस करेंगे। तो अभी का बेसिक डिस्कशन ही बता रहा था मैं अभी। तो भाई पहले हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या है, इस थोड़ा थोड़ा बेसिक डिस्कशन में कर रहा था। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे बस।
चलो तो देखो आगे देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा। नाउ सम, अब एक वर्ड था वहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, जो एंथ्रोपोजेनिक रहता है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हम पानी स्टोर कर रहे हैं तो वो भी एक पार्ट बन जाता है। अब ये जो हाइड्रोस्फीयर एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, उसकी डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कॉज ऑफ द वाटर डिप्लीशन एंड पोल्यूशन इन द हाइड्रोस्फीयर। इस हाइड्रोस्फीयर में अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि सर हम इतने पानी हमारे पास है, और अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि सर वाटर स्ट्रेस, वाटर क्राइसिस, वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब टर्म्स हमें सुनने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड है, पानी की कमी हो रही है। इतने सारे पानी होने के बावजूद भी सर पानी की कमी क्यों हो रही है, क्या रीज़न हो सकता है? सर मेरे माइंड में ऐसा रीज़न आ रहा है कि पानी की कमी इसलिए हो सकती है, ये जो पानी सोल्टी वाटर है। सर सोल्टी वाटर है, क्यों है सर सोल्टी वाटर, क्या रीज़न है सर सोल्टी वाटर होने का? सर इसलिए क्योंकि ओशंस के अंदर बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ होने की वजह से जो भी उनके वेस्ट है, जो भी मर जाते हैं, वट एवर द प्रोसेस जो चल रहा है, सारे सारे आयंस की फॉर्म में वही मिलेंगे। और सर और क्या रीज़न हो सकता है? सर क्या ये भी रीज़न हो सकता है कि सर हमारी, चलो ओशंस की बात नहीं करते, रिवर्स की बात करते, सर रिवर्स क्यों हमारी वेस्ट, रिवर्स क्यों हमारी पोल्यूटेड रहती है, वहाँ पे क्यों पानी हमारा फ्रेश नहीं है? क्या इसका रीज़न ये भी हो सकता है सर कि हम रिवर के अंदर कहीं ना कहीं वेस्ट वाटर जो है वो डिस्पोज कर रहे होंगे? और सर जब हम रिवर में वेस्ट वाटर को डिस्पोज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने रिवर की क्वालिटी को डिग्रेड कर दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट भी हो सकता है। आपके शहर में जो आप वाटर का ट्रीटमेंट होता है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है, वो आपके शहर की म्यूनिसिपल बॉडी करती है। ये जो म्यूनिसिपल बॉडी ट्रीटमेंट करती है, तो जब डिस्पोजल होता है तो किसी न किसी सोर्स में डिस्पोज करती है वेस्ट वाटर को, और वेस्ट वाटर को डिस्पोज करती है, लेटेस्ट रिवर में डिस्पोज किया है, किसी लेक में किया है, तो वहाँ का जो वाटर है पोल्यूट हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली उस वाटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और क्या रीज़न हो सकता है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जो पानी यूज़ किया है वो सारा का सारा पानी यूज़ हो गया, उसके बाद जो पानी बच गया है, जो वेस्ट हो गया पानी, उस पानी को दोबारा से डिस्पोज कर देंगे। अपने पास तो स्टोर नहीं रखते हैं, वो तो डिस्पोज कर देते हैं। तो और भी रीजंस होते हैं, तो ये कुछ रीजंस आते हैं माइंड के अंदर जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, आप ये समझिएगा। तो यहाँ पर देखो सम एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब तो आर्टिफिशियल ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। तो इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कॉज ऑफ द वाटर डिप्लीशन एंड पोल्यूशन इन द हाइड्रोस्फीयर। तो इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही है, अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं और आपकी इंडस्ट्री में जो भी वेस्ट वाटर है और उस वेस्ट वाटर को अगर आप डिस्पोज करना चाहते हैं किसी भी रिवर के अंदर, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने जो वेस्ट वाटर आपका यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस हुआ है, इस वेस्ट वाटर में जो एक लेवल होता है, लेवल का मतलब जो कंटेमिनेशन लेवल होता है, अलग अलग पैरामीटर्स में, वो पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं बोलूँगा, जैसे BOD COD वगैरह जो भी होते हैं, तो ये जो लेवल होती है, ये जो पैरामीटर्स हैं, इनके जो लेवल्स हैं, मतलब एक परमिसिबल वैल्यूज, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप अपनी वेस्ट वाटर को डिस्पोज कर सकते हैं रिवर के अंदर, ताकि हमारी रिवर में पोल्यूशन उतना ज़्यादा ना आए। तो इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसा नहीं हो पा रहा है, तभी तो गवर्नमेंट्स के नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, नए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से कैसे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट की उतनी एफिशिएंसी नहीं है, तो क्या रीज़न है, तो वो सब तो खैर हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़े से हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं चीज़ों को कि इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेन कोज होती है, ये सबसे ज़्यादा मेन कोज है वाटर डिप्लीशन की। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चरल एरिया में आप ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो पानी चाहिए। इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर आपने कंज्यूम कर दिया माय फ्रेंड कि ग्राउंड वाटर अब नीचे चला गया, और ग्राउंड वाटर अगर नीचे चला गया है, आने वाले कुछ टाइम में, अभी तो प्रॉब्लम्स बनी हुई है, एट प्रेजेंट इंडिया में प्रॉब्लम बनी हुई है, और इंडिया में अगर प्रॉब्लम बनी हुई है तो ग्राउंड वाटर मिल नहीं रहा है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। और अगर इसी तरीके से अगर हम इसको यूज़ करते गए, आने वाले टाइम में पानी मिलेगा नहीं, ग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाएगा। और एक शॉकिंग न्यूज़ मैं आपको सुनाने वाला था, वैसे आगे बताऊंगा। शॉकिंग न्यूज़ इज दिस, मोस्टली जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जितना भी हमारे पास है, उसका मेजर पोर्शन जो फ्रेश वाटर का वो ग्राउंड वाटर में ही है। अगर आप ये ग्राउंड वाटर भी सारे यूटिलाइज कर लेते हैं इम्प्रॉपर वे से, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इम्प्रॉपर वे से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वाटर की। और वाटर की प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आएगी, और ये इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। अब देखिएगा करंट आप सिनेरियो देखिएगा, एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, बट मुझे अभी याद नहीं है, मैं जो मेरे माइंड में अभी मैं वही बता रहा हूँ, मेरे को पूरी तरह से उसके बारे में रिकॉल नहीं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। साउथ में कोई एक जगह है, मुझे प्लेस का लोकेशन याद नहीं है, उसमें एक IAS ऑफिसर, उन्होंने कुछ ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया है।
पूरी तरह से मुझे इसके बारे में अभी पूरी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने बस एक न्यूज़ देखी थी, वो न्यूज़ मेरे आई थी, मैंने न्यूज़ को पढ़ा था, इस मैं बस वो आपको बता रहा हूँ कि साउथ में एक ऐसी जगह है, अभी रिसेंटली न्यूज़ है, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, एक IAS ऑफिसर है, उन्होंने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया है, कुछ कोई भी उन्होंने वर्क किया, कोई भी काम किया उन्होंने वहाँ पर, तो स्टेप्स ले जा रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे स्टेप्स ले जा रहे हैं इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कॉज ऑफ वाटर डिप्लीशन, और ज़्यादातर वाटर डिप्लीशन हुआ है, ग्राउंड का पोल्यूशन भी आता है जिसकी वजह से हम फ्रेश वाटर हमें नहीं मिल रहा है। डिफॉरेस्टेशन हम करते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, हार्म्स द एनवायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है एंड अफेक्टिंग द नेचुरल वाटर साइकिल, और वो नेचुरल वाटर साइकिल को अफेक्ट कर देता है। और अगर वाटर साइकिल आपका अफेक्ट हो जा रहा है तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। Now after that some industrial wastes, toxic chemicals, pesticides, plastic harms fresh water system, aquatic life, ये सब भी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, टॉक्सिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स आप यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है, ये आपके वाटर को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज लीडिंग टू द एसिड रेन। तो ये सब पॉइंट्स है, आपको खैर अभी इसको डिटेल में नहीं जाना है, ये एसिड रेन वगैरह तो हमारा एयर पोल्यूशन का टॉपिक है, इसको डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप बोलो तो सर डिटेल में जाना है, सब पढ़ना है, नहीं डिटेल में कुछ नहीं जाना, बस एक ओवरव्यू लेना चीज़ होगा। बस एक ओवरव्यू के लिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि क्या रहता है। देखो वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लीडिंग टू द फ्यूचर वाटर स्केर्सिटी। मैं बताऊंगा ये वाटर स्केर्सिटी वगैरह क्या होती है, मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं वाटर सोर्सेज की। अभी तो थोड़ा सा हमारा बेसिक डिस्कशन चला था अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, है ना। अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि हाइड्रोस्फीयर क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोस्फीयर में, थोड़ा सा एक ओवरव्यू, एक जनरल डिस्कशन, तकरीबन पौने घंटे का लेक्चर हुआ है, एक जनरल डिस्कशन हमने किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ वाटर रिसोर्सेज में, जो कि वन ऑफ द फेवरेट या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, बच्चे कहाँ कहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है, अब देखिएगा ये सब वाटर रिसोर्सेज आपके पास है। देख पा रहे हैं रिवर्स फ्लो कर रही है, ग्राउंड में से पानी को ले रहे हैं, रिवर्स वगैरह है, लेक्स वगैरह है, पॉन्ड्स वगैरह है, डैम्स वगैरह होते हैं, ये सारे क्या है हमारे वाटर रिसोर्सेज होते हैं, राइट। तो ये वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, इन वाटर रिसोर्सेज में पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लिखा गया है कि वाटर रिसोर्सेज क्या इतने ही एसेंशियल है, वो तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यस, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस इन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो कुछ एस्पेक्ट्स और मैंने यहाँ पे लिखा है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए चाहिए, एग्रीकल्चरल फूड सिक्योरिटी के लिए पानी चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पानी चाहिए होता है, क्लाइमेट रेगुलेशंस में भी वाटर का एक अहम रोल निकल कर आता है, एक इंपॉर्टेंस निकल कर आती है। तो ये भी कुछ ही एस्पेक्ट्स लिखे, कुछ एस्पेक्ट्स मैंने आपको पहले बताए थे, कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे बताए। तो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब बात करते हैं सोर्सेज की। ये जो वेरियस सोर्सेज होते हैं वाटर के, दे आर बेसिकली, हमने इन जितने भी सोर्सेज हमारे पास है, हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है दो एस्पेक्ट्स में, या दो वेज से हमने उसको क्लासीफाई किया जितने भी वाटर सोर्सेज हमारे पास है। वन इज द नेचुरल वाटर सोर्स, सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल वाटर सोर्स। नेचुरल वाटर सोर्स जो नेचुरली हमें मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, बारिश का पानी एक जगह कलेक्ट होता गया, वहाँ से सराउंडिंग एरिया से पानी फ्लो करके उस जगह कलेक्ट होता गया, तो एक सोर्स वहाँ पे बन गया, पॉन्ड वगैरह कोई लेक वगैरह सिचुएशन वहाँ पे बन गई है, तो एक नेचुरली बना है, आर्टिफिशियल नहीं हुआ है। हमने खुद तैयार किए, हमने खुद पानी को स्टोर करके रखा, रिजर्वायर वगैरह हम कोई हमने पानी को वहाँ पे स्टोर कर दिया है। ह्यूमन एक्टिविटीज, कैनाल हमने बनाई है, चैनल्स हमने बनाए हैं ताकि हम पानी को यूटिलाइज कर सके। हाउएवर कि जो भी आप ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी सोर्स बना रहे हैं, उन सोर्सेज में पानी नेचुरल सोर्सेज से ही मिल रहा है, नो डाउट। आपने कैनाल बनाई है, कैनाल में पानी कहाँ से आएगा, कोई ना कोई रिवर फ्लो करवा रहे होंगे वहाँ से, या कोई डैम से आप पानी लेकर आ रहे होंगे, तो उन चैनल्स के अंदर भी तो पानी फ्लो करा रहे हो। लेकिन वो जो पानी आपको मिल रहा है उस कैनाल से आप किसी सोर्स में, किसी सिटी के अंदर पानी की सप्लाई कर रहे हो, या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए उस पानी का यूज कर रहे हैं, तो सम आर्टिफिशियल सोर्स भी हमारे पास है। बट आर्टिफिशियल सोर्स में पानी आता कहाँ से, वो नेचुरल सोर्सेज से आता है। पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कि वी हैव टू सोर्सेज, एक है नेचुरल सोर्सेज, एक है आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज वो रहते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस नहीं होती हैं। वाटर सोर्सेज दैट अकर्स नेचुरली इन द एनवायरमेंट विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशंस, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। बट आर्टिफिशियल सोर्सेज में, आर्टिफिशियल वाटर सोर्सेज रेफर टू द वाटर सप्लाईज क्रिएटेड और एनहेंस्ड थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशंस, जिसमें हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसमें इंसान का एक रोल आ जाता है, वो आपके आर्टिफिशियल सोर्स बन जाते हैं, राइट। इसमें आप बात करते हैं रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, एक्विफर, स्प्रिंग्स, रेन वाटर, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, वेटलैंड, ओशन, सीज, दीज ऑल आर द नेचुरल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्स में अगर आप बात करते हैं डिसैलिनेशंस,
हम पानी को डिसैलिनेट कर दे रहे हैं, पानी में से सोर्स को रिमूव करके एक जगह स्टोर कर दे रहे हैं, उसको फिर फर्दर सप्लाई कर दे रहे हैं, तो डिसैलिनेशन। वाटर रिसाइकलिंग, रीयूज, रिसाइकिल करना, ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने बनाए हैं, रिसाइकिल करके हम पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भाई ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें इंसान का रोल है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप पानी को स्टोर कर रहे हैं, एक टैंक वगैरह आपने बनाए हुए, पानी को स्टोर करके आप पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन इंटरवेंशंस हुए हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई हैं, जिसकी वजह से अब पानी आपको मिलता जा रहा है, उस पानी को फर्दर यूज करें, तो दीज आर द आर्टिफिशियल सोर्सेज, यू कैन से दीज आर द आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो दो टाइप के सोर्सेज यहां पर क्लासिफाई किए गए हैं, एज ए नेचुरल सोर्स, वन इज द आर्टिफिशियल सोर्स। तो पहले तो आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है, दो टाइप के वाटर रिसोर्सेज है, वाटर कैसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैं आपको बता रहा हूं एस्टिमेशन, कि हमने जो वाटर का एस्टिमेशन लगाया है, कितना वाटर हमारे पास है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, तो वो एस्टिमेशन की मैं जनरल थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। टोटल वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है, टोटल वाटर जो अवेलेबल वो होता है, वो है 1.386 बिलियन क्यूबिक मीटर। 1.386 बिलियन क्यूब, ये थोड़ा सा डाटा याद कर लीजिएगा। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं, इससे पहले जो भी डाटा बताया कहीं भी याद रखने की जरूरत नहीं, तो एक ओवरव्यू था। यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि डाटा याद रख लेना। 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है हमारी अर्थ के ऊपर। इतना टोटल पानी, टोटल सारा मिला के टोटल पानी इतना है। बट इस टोटल पानी में बच्चे सोल्टी वाटर कितना है, 97.5% सोल्टी वाटर। अब सोल्टी वाटर में ये नहीं सिर्फ ओशंस ही हैं, सोल्टी वाटर के अंदर आपके लेक्स का भी कुछ पानी होगा, रिवर्स का भी होगा, या कई डिप्रेशन स्टोरेजेस बने होंगे, वहां पर भी कुछ पानी होगा। तो सोल्टी वाटर कितना है, 97.5% है। बचा कितना पानी, 2.5%। एंड दिस 2.5% वाटर इज द फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर बचे जो कितना है, वो सिर्फ 2.5% है। यही हमारे लिए चैलेंजिंग है, और यही हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो टेंशन हम ले रहे हैं, जो टेंशन हमें मिल रही है वाटर स्ट्रेस की, वाटर स्केर्सिटी की, वो यही है, इतना सारा पानी है बट फ्रेश नहीं है। सिर्फ फ्रेश वाटर 2.5% है। वाटर इश्यूज आर द बिगर इश्यूज, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इसकी प्रॉब्लम्स होने वाली है। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स ना आए, बहुत सारे स्टेप्स ले जा रहे हैं कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट वी कैन डू, एज अ गवर्नमेंट, एज ए होल सोसाइटी व्हाट वी कैन डू, सो दैट कि ये वाटर की प्रॉब्लम्स हमें ना देखने को मिले। तो क्या किया जा सकता है, बात समझ आ रही है। तो सिर्फ 2.5% ही हमारे पास पानी बचा हुआ है, जो फ्रेश वाटर है बच्चे 97.5%। ये डाटा है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जितना भी, अब वन मोर शॉकिंग न्यूज इज दैट, जितना भी 2.5% बच्चे पानी बचा हुआ ना, आप सारा पानी यूज कर ही नहीं पाते। सारा पानी आप यूज कर ही नहीं पाओगे, जितना भी पानी आपके पास बचा हुआ है। रीजन बीइंग, क्योंकि जो 2.5% है, हाउएवर मच ऑफ दिस, इसमें से कुछ पानी तो रेडिली एक्सेसिबल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पानी ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में जाके लॉक हो जाता है, स्टोर हो जाता है वहां पे। अभी मैंने कहा था ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो वो पानी फ्रेश वाटर मिलेगा, वो वहां पे स्टोर है पानी ग्लेशियर्स फॉर्म में। दैट वाटर इज 68.7%, यानी जितना भी पानी 2.5% जितना भी पानी था, उसका 68.7% जो वाटर है वो ग्लेशियर्स वगैरह में है। मतलब और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि पानी की अवेलेबिलिटी और कम है हमारे पास, समझ पा रहे? और इतने टाइम से हम यही पानी यूज करते आ रहे हैं और आगे तक भी यही पानी यूज करेंगे। इसलिए प्रॉब्लम, इसलिए क्या करना है, जो फ्रेश वाटर है वो तो ठीक है, जो हमारे पास पोल्यूटेड वाटर है, हमें उस पोल्यूटेड वाटर को कहीं ना कहीं फ्रेश करने के भी एक ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे प्योर किया जा सकता है, उसके लिए हमने स्टेप्स देखने पड़ेंगे। वो देखते हैं क्या क्या देखें, वो पॉलिसीज क्या क्या, वो सब हम डिस्कस करेंगे। 68.7% किसमें, ग्लेशियर्स में। फिर ग्राउंड वाटर है, मेजोरिटी पोर्शन अब हम जो यूज कर सकते हैं वो ये वाला पानी है। और यहां पर भी आप देखिएगा बच्चे, ग्राउंड वाटर भी 30.1%, मेजोरिटी पोर्शन जो है जो कि यूज कर सकते हैं फ्रेश वाटर, वो 30% है। टोटल पानी का फ्रेश वाटर 2.7%, 2.7% का 68% के अबाउट जो है वो ग्लेशियर्स में लोक है, और 2.7% का जो वाटर है वो 30% पानी वो आपको ग्राउंड वाटर में मिलेगा। और ग्राउंड वाटर भी ये नहीं है कि सब जगह ग्राउंड वाटर है तो आप सब जगह पानी को यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ जगह तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइज भी नहीं हो पाता, काफ़ी जगह है वहाँ पर ग्राउंड वाटर यूटिलाइज भी नहीं हो पाता, डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल सिचुएशन, कि वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, सोइल की कंडीशन कैसी है, हार्ड रॉक वगैरह अगर है तो बोर होल नहीं बना पाओगे वहाँ पे, तो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और कुछ जगह आप देखेंगे अब सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर जो है सिर्फ 1.2% है। तो ये जो 1.2% है, इसको हम प्राइमरी सोर्स बोल देते हैं ह्यूमन यूज। तो प्राइमरीली जो सोर्स है हमारा ह्यूमन यूज का, वो सिर्फ 1.2% ही रहता है, राइट। तो एक डाटा, एक चार्ट हमारे पास है, आप इसको देखिएगा। इस चार्ट में ये बताया है कि जो ओवरऑल पानी है ओशंस में 96.5% है, जिसको हम सोल्टी वाटर कंसीडर कर रहे हैं, और सलाइन वाटर कितना है बचे 0.9%। तो टोटल मिला के आपका 97.5% बन जाता है।
फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है। तो फ्रेश वाटर जो है वो 2.5%। अभी जितना भी फ्रेश वाटर है इसका मेजोरिटी पोर्शन 68.7% ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में, 30.1% एज अ ग्राउंड वाटर है, और बचा हुआ सिर्फ 1.2% जो आपको सरफेस पे लेक्स रिवर्स में मिलता है फ्रेश वाटर, वो इतना है 1.2% है। क्लियर है ना। उसके बाद भी यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि कितना कितना पानी फर्दर यूटिलाइज होता है, कितना कितना पानी आपको मिलता है, वो सब यहाँ पे ये सरफेस वाटर के ही बताए गए हैं। लिविंग थिंग्स में, रिवर्स में, स्वैम्प्स में, एटमॉस्फेयर में, सोइल मॉइस्चर में, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट्स आपको बस याद रखना है यहाँ तक, राइट। फिर मोस्टली जो परसेंटेज यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, मोस्टली जो वाटर रिसोर्सेज यूज करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, एक ओवरव्यू ये दे देता हूँ। इरिगेशन में सबसे ज़्यादा वाटर का यूटिलाइजेशन होता है इंडिया में। हर जगह पे अगर आप देखेंगे, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर आप देखेंगे, 78% जब है मोस्टली यूजेबल जो वाटर रिसोर्स है, पानी का जो वाटर रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, 78% जो वाटर है यूज किया जाता है फॉर इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 6% डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, 5% इंडस्ट्रीज में वाटर यूज किया जाता है, पावर जनरेशन वगैरह में 3% वगैरह का यूज करते हैं, और अदर पर्पज के लिए 7%। तो इसमें भी ज्यादा परसेंटेज इरिगेशन में, और मोस्टली इरिगेशन में जो पानी की सप्लाई की जाती है ज्यादातर ग्राउंड वाटर से ही यूज किया होता है। ज्यादातर हम ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसलिए ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये एक चार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया है कि टोटल जो वाटर है, टोटल ग्लोबली वाटर, ओशंस प्लस सलाइन वाटर प्लस फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर का आप देखेंगे कुछ ग्लेशियर्स में है, कुछ ग्राउंड वाटर है, कुछ सरफेस वाटर है। फर्दर ये सरफेस वाटर है, ये फर्दर कुछ परमाफ्रोस्ट में है, कुछ लेक्स में है, कुछ एटमॉस्फेयर में, ये सब चीज़ें हैं। एक बार बस देख लीजिएगा, बस यही आपके लिए रहता है। ये डाटा है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। अब देखो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर? 2.5%, ओनली 2.5% वाटर फ्रेश वाटर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ टोटल वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर एज अ ह्यूमन यूज? व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ टोटल वाटर इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज? फ्रेश वाटर कितना है जो ह्यूमन के यूजेबल है ना। ग्लेशियर्स वगैरह वाला पानी तो यूज ही नहीं कर पाओगे ना, तो उसको छोड़कर बचेगा कितना? सिर्फ 1%। 2.5% जो पानी था, 2.5%, उसका 68% तो यूजेबल नहीं है, तो ग्लेशियर्स में लोग है, बचा हुआ पानी यूज कर पा रहे हो ना आप, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं 1% ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर? अर्थ फ्रेश वाटर का मेजर जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ है? ग्राउंड वाटर के अंदर, सॉरी नॉट ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर। 68% जो पानी है वो ग्लेशियर्स वगैरह के अंदर है, आइस। तो मेजोरिटी पोर्शन जो है फ्रेश वाटर का वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में। उसके बाद ग्राउंड वाटर है, देन आफ्टर दैट सरफेस में, रिवर्स और लेक्स में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब थे क्वेश्चंस हमारे पास। उसके बाद जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये आता है पिक्चर में, डिस्कस करेंगे कि अलग अलग ये जो वाटर रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उसका रीजन क्या है, ये वाटर साइकिल कैसे होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। कि आज की वीडियो में बस इतना ही करना है हमने, और जो है अभी टाइम नहीं है, अभी तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकता था, अभी टाइम नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसको पूरा डिस्कस करेंगे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। उसके बाद इसके एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, ताकि क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम सारे कवर भी कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है वाटर स्ट्रेस या वाटर स्केर्सिटी या वाटर क्राइसिस की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट डाटा हमारे पास है, लेटेस्ट असेसमेंट है हमारे पास है वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई है 2024 में। उसने बताया कि अपने पास कितना वाटर अभी अवेलेबल है और क्या इसने, और यहाँ पर हम जब बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था, क्या क्या कंसिडरेशंस किए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस क्या है, क्या इंडिया वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है नहीं है, क्या इंडिया में वाटर स्ट्रेस आया हुआ है नहीं आया हुआ, तो आई विल टेल यू। अगर आप फिर मैं जब आपको बताऊंगा तो मैं आपको आंसर भी दूंगा, इनफैक्ट आप आंसर खुद ही देंगे, तो आप बोलेंगे कि यस इंडिया भी वाटर स्ट्रेस सिचुएशन में आया हुआ है। तो फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो वाटर रिसोर्सेज है इनमें क्या क्या इश्यूज है, वो सब डिस्कशन करेंगे वाटर रिसोर्सेज में। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही डिस्कशन करना है, और उसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर मेंशन है सिलेबस के अंदर, वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक दो पॉइंट्स जो कुछ और बचे हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। वाटर रिसोर्सेज और इसकी मैनेजमेंट, कंजर्वेशन कैसे करते हैं। कंजर्वेशन सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आई विल टेल यू, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कंजर्वेशन से रिलेटेड, ताकि आप तो थोड़ा सा करंट सिनेरियो से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वैसे बता क्वेश्चंस आएंगे करंट सिनेरियो से रिलेटेड, हर एक टॉपिक में आपसे नीचे लेजिस्लेशंस लिखे हुए हैं, तो करंट सिनेरियो से रिलेटेड डेफिनेटली दे विल आस्क यू क्वेश्चन। तो हम ये जो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम देख रहे हैं, वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो क्या क्या गवर्नमेंट्स के स्टेप्स हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हुई हैं, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो उसको एक मैं सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, और उसको मैं वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी।
टिल देन यहाँ तक आपको जो भी डाउट्स हो आप डिस्कस कीजिएगा, और फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो कंटिन्यू करिएगा अपनी प्रिपरेशंस को। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।